नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी स्टार्टअप समुदाय को भी संबोधित करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पीजी स्थगित करने से इनकार किया। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों से राज्यसभा की 57 सीटों के चुनाव की घोषणा की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने मुंबई में दाऊद गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे। सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने उद्योग जगत से संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आधुनिक तकनीकी से लैस सुरक्षित वाहन तैयार करने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने एक सुरक्षाकर्मी की हत्या कर दी। श्रीलंका में पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष और उनके सहयोगियों पर अदालत ने देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया। थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने मलेशिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर पहली बार पदक सुनिश्चित किया। जर्मनी में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप के मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। वे इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश स्टार्टअप सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये प्रदेश में स्टार्टअप उद्यमों के लिए अनुकूल माहौल बनाने में सहायता करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में स्टार्टअप उद्यमियों को निवेशकों से संपर्क बनाने का अवसर मिलेगा। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 में विभिन्न हितधारक भाग लेंगे। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 की कई विशेषताएं हैं जो इसे देश में एक अलग पहचान देती हैं। इसमें संस्थागत रूप से विषय विशेषज्ञों की सहायता से मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर की स्थापना, उपयुक्त ऑनलाइन पोर्टल का विकास, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों से आवश्यक शैक्षणिक सहायता का आदान प्रदान करना भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष के दौरान ही उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के 500 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। इसी तरह प्रदेश में 1900 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में से अधिकांश स्टार्टअप प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य में लगभग 31% स्टार्टअप भोपाल में और 44% इंदौर में स्थित हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्टार्टअप विशेषज्ञ डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री की पहल से हमारे देश में स्टार्टअप को लेकर माहौल बना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हजारों की संख्या में स्टार्टअप प्रारंभ हुआ है हमारे देश में। एक समय था जब हमारे देश में गिने चुने ही स्टार्टअप हुआ करते थे। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हजारों की संख्या में स्टार्टअप प्रारंभ किया गया है, जिससे हमारे देश में लाखों जॉब क्रिएट हुआ है। इससे हमारे युवाओं में एक नई स्फूर्ति आई है। इतने हजारों की संख्या में स्टार्टअप प्रारंभ होने से उनमें एक बड़ा ही जोश आया है कि हमारे देश में इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं। इसके लिए हम सभी देशवासी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि आपकी जो सोच है उससे जो हजारों की संख्या में स्टार्टअप शुरू हुआ है उससे हमारे युवाओं को बहुत ही जॉब उपलब्ध हुआ है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और संयुक्त अरब अमारात के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री ने आज मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमारात स्टार्टअप सेतु startupindia.gov.in की शुरूआत की। इस सेतु के शुरू होने से दोनों देशों के उद्यमियों और हितधारकों को स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आसानी से जानकारी उपलब्ध होगी। संयुक्त अरब अमारात के उद्यमिता तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री डॉ अहमद अल फलासी ने कहा कि उनके देश का पहली बार किसी देश के साथ ऐसा सेतु बना है।
श्री गोयल ने कहा कि ये सेतु दोनों देशों के बीच स्टार्टअप के बारे में विचारों के आदान प्रदान और निवेश बढ़ाने में मदद करेगा। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2022 स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि परीक्षा में देरी से देश में डॉक्टरों की कमी होगी, जिससे मरीजों का इलाज गंभीर रूप से प्रभावित होगा। परीक्षा स्थगित करने की मांग करने वाले डॉक्टरों के एक समूह की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि परीक्षा स्थगित करने से अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति पैदा होगी और परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाले छात्र छात्राओं का एक बड़ा वर्ग प्रभावित होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि परीक्षा के लिए निर्धारित समय सारणी का पालन किया जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के प्रयासों पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी के साथ सुरक्षित और सतत गतिशीलता पर छठे सड़क सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि परिवहन संचालन के बारे में जानकारी और सड़क सुरक्षा से देश में दुर्घटनाओं की संख्या को कम किया जा सकता है। श्री सिंह ने उद्योग जगत से आह्वान किया कि वे आधुनिक तकनीक से लैस सुरक्षित वाहन बनाएं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाओं में कमी आ सके। इस सम्मेलन में उद्योग जगत से जुड़े शीर्ष लोगों के अलावा विशेषज्ञों ने टिकाऊ सड़क सुरक्षा प्रथाओं, आत्मनिर्भर भारत के लिए सुरक्षित गतिशीलता में नीतिगत हस्तक्षेप और सड़क सुरक्षा से संबंधित कई प्रमुख बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब तक 18 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट संदेश में कहा कि ये योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत 3 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों ने अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाया है और इससे 37,398 करोड़ रुपए की सुविधा प्राप्त की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 23 सितंबर 2018 को इस योजना की शुरुआत की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों में 57 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। चुनाव की अधिसूचना 24 मई को जारी की जाएगी और नामांकन 31 मई तक होगा। मतदान 10 जून को होगा और उसी दिन वोटों की गिनती की जाएगी। कांग्रेस का 3 दिवसीय नव संकल्प शिविर आज से उदयपुर में शुरू हुआ। इस चिंतन शिविर में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित देश भर के 400 से अधिक नेता भाग ले रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने संगठन में बड़े बदलाव होने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में पार्टी को और अधिक युवा केंद्रित बनाने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने माफिया सरगना छोटा शकील के 2 साथियों को गिरफ्तार किया है।
एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इनकी पहचान कर ली गई है। ये दोनों मुंबई के पश्चिमी उपनगरीय क्षेत्र में दाऊद इब्राहिम गिरोह की अवैध गतिविधियों के साथ ही आतंकियों के लिए धन मुहैया कराने की गतिविधियों में शामिल थे। हमारे संवाददाता ने जांच एजेंसी के हवाले से खबर दी है कि पूरे गिरोह का संचालन माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम सीमा पार से कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में गडूरा गांव में आतंकवादियों ने आज सुबह पुलिस के एक कांस्टेबल को गोली मार दी। पुलिस विभाग ने बताया है कि घायल कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच सुरक्षा बलों ने आतंकी हमले में शामिल हमलावरों की धरपकड़ के लिए अभियान तेज कर दिया है। पिछले 24 घंटे से भी कम समय में ये दूसरा आतंकी हमला है। कल शाम बडगाम के चाडोरा में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की उनके तहसील कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत कार्यरत प्रवासी कश्मीरी पंडितों ने अपने सहयोगी की हत्या के खिलाफ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे ने आज किशोर न्याय अधिकरण 2015 के कार्यान्वयन पर ड्यूटी बेयरर्स की 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए न्यायमूर्ति एएम मागरे ने कहा कि शोषित बच्चों के कल्याण की जिम्मेदारी पदाधिकारियों की होती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शोपियां जिला प्रशासन स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से भेंट में नगर परिषद के अधिशासी अधिकारी सुहेल मलिक ने बताया है कि शौचालय का उपयोग करने और खुले में शौच की प्रवृत्ति छोड़ने के लिए लोगों को जागरूक करने में प्रशासन को बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि परिषद ने अब तक लगभग 500 घरों में शौचालय बनवाए हैं। केंद्र शासित प्रदेश में शोपियां जिला सितंबर 2018 में खुले में शौच से मुक्त पहला जिला हो गया था। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के द्वारा घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। अब तो ओपन डिफिकेशन है नहीं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन एडवांस लेवल। वी आर ट्राइंग टू लिंक 2 थिंग्स, जल जीवन मिशन where we will be able to give connections to each and every household by August 2022. Government was very concerned about that we are providing water to households. Now this should not get misused. So ODF second was introduced. So that is the grey water management and black water management. उसके मैनेजमेंट में हम लोगों ने ऑलरेडी अराउंड 10 गांव उठाए हुए हैं उसमें एज एन मॉडल, ताकि हम रेप्लिकेट कर पाएंगे हर जगह। अधिशासी अधिकारी ने यह भी बताया कि परिषद ने सरकार का सभी के लिए अपने घर का सपना पूरा करने की परिकल्पना के अनुरूप प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 120 घरों का निर्माण किया है। देश में अब तक 190 करोड़ 99 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 14,03,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में स्वस्थ होने की दर 98.74% है। देश में अभी 18,604 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी स्टार्टअप समुदाय को भी संबोधित करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पीजी स्थगित करने से इनकार किया। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों से राज्यसभा की 57 सीटों के चुनाव की घोषणा की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने मुंबई में दाऊद गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे। सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने उद्योग जगत से संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक से लैस सुरक्षित वाहन तैयार करने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने एक सुरक्षाकर्मी की हत्या की। श्रीलंका में पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष और उनके सहयोगियों पर अदालत ने देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया। थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने मलेशिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर पहली बार पदक सुनिश्चित किया। जर्मनी में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप के मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा।
श्रीलंका में राजधानी कोलंबो की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष, उनके बेटे और कई प्रमुख सहयोगियों के देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। देश में कई सप्ताह से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आर्थिक संकट के बीच महिंदा राजपक्ष ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे ने नए प्रधानमंत्री का पदभार संभाल लिया है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्ष ने कल कोलंबो में राष्ट्रपति भवन में यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमसिंघे को पद की शपथ दिलाई। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कहा है कि भारत देश में ही उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल का निर्माण करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा यूरोप 2022 प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए ये बात कही। श्री खुबा ने कहा कि हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भारत ने 25,425 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश के लिए बहुत अवसर हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। आजादी के तराने परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 13 मई 1905 को नई दिल्ली में हुआ था। 1925 में जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात के बाद वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में आए और स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और 3.5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। स्वतंत्रता के बाद फखरुद्दीन 1952 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद वे असम सरकार के महाधिवक्ता बने और फिर 2 बार असम विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे 1967 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद 1971 में वे फिर लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने खाद्य और कृषि, सहकारिता, शिक्षा, औद्योगिक विकास और कंपनी कानून से संबंधित विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। इस पद पर रहते हुए जब वो नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे तो अचानक गिर पड़े और 11 फरवरी 1977 को उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी की तरफ से महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा नमन। आज हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी V.R. कृष्णन अच्युतचंद को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 13 मई 2004 को हुआ था। मलयालम और अंग्रेजी भाषा के प्रतिभावान लेखक कृष्णन कोचीन स्टेट प्रजा मंडलम के संस्थापक महासचिव थे। ये भारत की स्वतंत्रता से पहले कोचीन रियासत में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक इकाई थी। वे दीनबंधु समाचार पत्र के संस्थापक संपादक भी थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सही अर्थों में अपने क्षेत्र में जन जन की पार्टी बना दिया था।
अछूत चंद का जन्म 25 अप्रैल 1909 को त्रिशूर के अवेनिसेरी में हुआ। वो 1925 में त्रिशूर में महात्मा गांधी के साथ बैठक के उपरांत स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। कोचीन के राजा की संप्रभुता समाप्त करने और उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से 9 फरवरी 1941 को प्रजामंडलम की स्थापना की गई। जनवरी 1942 में प्रजामंडलम ने इरिंजालाकुडा में पहली वार्षिक सभा आयोजित करने का फैसला किया। दीवान A.W. डिक्सन ने प्रजामंडलम की गतिविधियों से राजा के प्रति वैमनस्य उत्पन्न होने की वजह से सभा पर रोक लगा दी और प्रतिबंध के परिणाम स्वरूप अछूत चंद सहित मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सम्मेलन आयोजित किया गया। अछूत चंद और एस नीलकांडा अय्यर प्रजामंडलम के प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में शामिल हुए। प्रजामंडलम ने 1945 में चुनाव का सामना करने का निर्णय किया। अछूत चंद को निर्विरोध रूप से कोचीन विधान परिषद के लिए चुना गया। अछूत चंद नेमारा के प्रतिनिधि के रूप में त्रावणकोर कोचीन विधान परिषद के सदस्य भी थे। अछूत चंद ने अपना जीवन लोगों और लेखन के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें V.R. कृष्णन अछूत चंद आत्मकथा के लिए 2000 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 13 मई 2004 को V.R. कृष्णन अछूत चंद का निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। और अब संस्कृति संदेश। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है आध्यात्मिक गुरु और स्वतंत्रता सेनानी अरविंदो घोष को। जय अरविंदो जगत विधाता, अब जग तारन आया। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। अरविंद ने केवल 18 वर्ष की आयु में ही ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। साथ ही उन्होंने अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक तथा इटालियन भाषाओं में भी निपुणता प्राप्त कर ली। लेकिन देशभक्ति से प्रेरित युवा अरविंद ने घुड़सवारी की परीक्षा देने से इनकार कर दिया और राष्ट्र सेवा करने की ठान ली। नेशनल लॉ कॉलेज की स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अग्निवर्षी पत्रिका वंदे मातरम का प्रकाशन आरंभ किया। उनके क्रांतिकारी विचारों और कार्यों से आतंकित ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 2 मई 1908 को 40 अन्य युवकों के साथ गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 1 वर्ष तक अलीपुर जेल में कैद करके रखा गया। बाद में इतिहास में इसे अलीपुर केस के नाम से जाना गया। प्रसिद्ध बैरिस्टर चित्तरंजन दास ने प्रबल तर्कों के आधार पर अरविंद को सारे अभियोगों से मुक्त करा दिया। देश की आजादी के लिए अरविंद जैसे सेनानियों का संघर्ष रंग लाया और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। लेकिन 5 दिसंबर 1950 को अरविंद घोष का निधन हो गया। अब महर्षि अरविंद घोष की 150वीं जयंती मनाते समय हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनका अध्ययन कर श्री अरविंद घोष की शिक्षाओं का अनुसरण करें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें नमो ऐप और MyGov वेबसाइट पर टिप्पणियों की प्रतीक्षा रहेगी। उन्होंने कहा कि लोग अपने संदेश 1800-117800 पर भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 26 मई तक खुली रहेगी। इसके लिए लोग फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं। उसके बाद उन्हें SMS के जरिए एक लिंक प्राप्त होगा, जिस पर वे सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला जम्मू कश्मीर एक नई सुबह विकास का नया दौर की तीसरी कड़ी प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:15 बजे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध होगा। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर में संपर्क सुविधा, बुनियादी ढांचे के विकास, बिजली उत्पादन और आपूर्ति तथा जल की उपलब्धता के क्षेत्र में सरकार के कार्यों की जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री फखरुद्दीन अली अहमद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप प्रतियोगिता में पहली बार पदक सुनिश्चित करके इतिहास रचा है। भारतीय टीम ने कल बैंकॉक में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मलेशिया पर रोमांचक जीत हासिल की। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला डेनमार्क से होगा। भारत के ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में मिक्स्ड टीम पिस्टल का स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस प्रतियोगिता में भारत ने अब तक 4 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते हैं। राजस्थान के कई इलाके भीषण लू की चपेट में हैं। अधिकतर जिलों में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भीषण गर्मी और लू के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्म हवाएं चल रही हैं। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंधी के साथ वर्षा हो सकती है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, जम्मू, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। गिलगित में बादल छाए रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी स्टार्टअप समुदाय को भी संबोधित करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट PG स्थगित करने से इनकार किया। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों से राज्यसभा की 57 सीटों के चुनाव की घोषणा की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने मुंबई में दाऊद गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे। सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने उद्योग जगत से संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक से लैस सुरक्षित वाहन तैयार करने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने एक सुरक्षाकर्मी की हत्या की। श्रीलंका में पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष और उनके सहयोगियों पर अदालत ने देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया। और थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने मलेशिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर पहली बार पदक सुनिश्चित किया।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।